केमिस्ट्री का नंबर 1 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ इसका सेकंड पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी बेस्ड है। पार्ट 2 है, टोटल 3 पार्ट्स मैं इसमें रखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पार्ट में बना चुका हूँ। तो जहाँ तक बताया था उसके आगे चलते हैं, और पहला टॉपिक हमारा है फॉर्मल चार्ज, जो अभी 2 मिनट में मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना चुका हूँ। आप बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जिनको नहीं मालूम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में वो मुझसे पूछ सकते हो आप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पर जाके देखिए, आपको मैं लिंक दे चुका हूँ, सी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िए। बहुत स्पेशल वीडियो है, ऐसा वीडियो है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कहीं नहीं। ठीक है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। यह है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। देखिए, लिमिटेशन का जो यहाँ पर मतलब है, लिमिटेशन का वो एक्सेप्शन भी आप मान सकते हो, क्योंकि 1916 में जब कॉसेल और लुईस ने मिलके ऑक्टेट रूल दिया तो ऐसा लगने लगा कि अब तो दुनिया के सारे रहस्य खुल गए, सब कुछ डिकोड कर दिया गया, ऑक्टेट रूल मिल गया, तो केमिस्ट्री में सारी थ्योरी पकड़ में आ गई। बट दैट वाज नॉट करेक्ट। एक रूल दिया गया था, ऑक्टेट रूल, जो कईयों पे लग रहा था, लेकिन कई जगह पर फेल भी हो रहा था। तो वो कौन से एक्सेप्शंस हैं? ऑब्वियस है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कहाँ कहाँ फेल होता है ये। तो देखिए, पहला वाला जो हमारा पॉइंट है, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि आपको मैंने दिखाया LiCl, आपने Li बनाया, Cl बनाया, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक Cl का, एक Li का, एक Cl का। Cl के पास अभी और भी हैं, आप बना के देख सकते हो। LiCl का स्ट्रक्चर बन गया, कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहाँ पर Li हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, ऑक्टेट क्यों नहीं पूरा किया? अगर ऑक्टेट पूरा करना ही मकसद था तो ऑक्टेट क्यों नहीं पूरा किया? ये चूँकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाई लिथियम तो डबलेट रूल को ओबे करता है, तो लिथियम अपना डबलेट रूल को ओबे कर रहा है। लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए आप BF2, ये आपका बेरिलियम डाइफ्लोराइड है। इसमें आप काउंट करोगे तो बेरिलियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Ve का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, और बेरिलियम के पास में कोई लोन पेयर नहीं है। आप BF3 ले सकते हो। BF3 में B के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉट 8 नहीं होते। तो ये आपके वो एग्जाम्पल हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, 6 हैं, 2 हैं, ऐसे आपको वैल्यू मिलती। और सेकेंड पॉइंट पे आइए, द एक्सटेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब 8 से कम भी हो सकते हैं यहाँ की तरह, और 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं यहाँ की तरह। देखिए कैसे 8 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ 8 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैंने PCl5 ले लिया, आप इसको बना सकते हो बड़े आराम से, और फिर जब आप P के पास काउंट करोगे तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 बॉन्ड, 5 डंडी, एक डंडी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 5 = 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इज़ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इट हैज़ टोटल 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8। तो ये क्यों बना, ये भी एक सवाल था। और फिर इसी तरीके से हम SF6 ले लें, SF6 1 2 3 4 5 6। देखिए ये SF6 है और S के पास 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड सिमिलरली आई हैव दिस एग्जाम्पल IF7, कैन सी इट। देखिए आप टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, और इसके पास में टोटल 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आपको दो, इसमें एक्चुअल में टोटल जो है 3 केसेस बनते हैं, 3 केसेस इसमें बनते हैं, 3 केसेस बनते हैं। और पहला है कि जिसमें
इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसे एग्जाम्पल है जिनके पास 8 से ज़्यादा हैं। ऐसे एग्जाम्पल में PCl5 हो गया, SF6 हो गया, IF7 हो गया। 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ये बहुत ख़ास हैं। 8 से कम भी हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमारा तीसरा वाला पॉइंट है। 3 मैंने बताए थे एक्सेप्शंस। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं उनको जिनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो ऑड नंबर में होते हैं, या फिर उनके बीच की जो शेयरिंग जहाँ पर होती है, बॉन्डिंग होती है, उसमें भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं। देखिए पहली चीज़ लिखी है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स के हों, और इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग शेयरिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 की शेयरिंग, 3 की शेयरिंग, 5 की शेयरिंग, इस तरीके से हो। जैसे कि यहाँ पर आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका NCERT में बना हुआ है। इसमें आप अगर काउंट करोगे तो 2 to 4 to 6 to 8 नाइट्रोजन के पास में है, और इसमें 2 to 4 to 6 to 8 इसके पास ऑक्सीजन के पास में। लेकिन पूरा एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है। इसको अगर ऐसे बनाएंगे हम, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 बॉन्ड। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, ये आपको दिया हुआ है NCERT में। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो जिसकी कम हो पहले उसको फुलफिल करो, फुलफिल कर दिया। अब ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं लास्ट शेल में? 6 होते हैं, 2 बन गए, 4 देखिए बचेंगे, 4 बचे। काउंट करिए ऑक्सीजन के 2 to 4 to 6 to 8। एक डंडी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। नाइट्रोजन के पास खुद के 5 होते हैं, 1 2 दिया, अभी 3 हुआ, 4 हुआ, 3 4 और 5 हुए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अगर हम नाइट्रोजन के पास गिनेंगे तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी अगर 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, समझिएगा जरा बात को, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसका वाला यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, अभी 8 इसके हो गए। इससे आपको पूरी काउंटिंग समझ में आती है। इसको बोलते हैं सिंगलेट लिंकेज, ये सिंगलेट बनता है। ये आपका, इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो। और ये आपका देखिए इसी तरीके से NO2 का बना हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास में 1 2 to 4 to 6 1 7 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इस पर प्लस लगा है तो एक इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट, चूँकि आप लोग ये गलती कर देते हो स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर छोड़ के सब कुछ पढ़ते हैं बच्चे, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। जो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर के बिना तो केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं जा सकती है। लेकिन बच्चों के नंबर भी आ जाते हैं, और उसकी वजह है हमारे यहाँ का जो घटिया एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें कि अगर सब्जेक्ट की नहीं भी समझ है तो वो भी 100 ले आता है मार्क्स, तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये आप जो देख रहे हो, ये दोनों मेरे हिसाब से ये आप सब लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसको आप रट लो, ये भी रट लो, ये भी रट लो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, ये हमारे 3 आपके हो गए ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस। अभी आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनते हैं। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जैसे मान लीजिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेन देन होता है, मैंने लिख दिया है गिव एंड टेक बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसको हम आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसा बॉन्ड जो 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, लेन देन से बनता है, गिव एंड टेक से बनता है, उसको बोलते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए मेटल और मेटल आपस में कंबाइन करते हैं तो इससे बॉन्ड हमेशा आपका आयनिक बनता है। आप इस बात को ध्यान रखना, सॉरी, मेटल और नॉन मेटल। अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे आपने Na ले लिया मेटल और Cl ले लिया नॉन मेटल, तो ये आपका आयनिक बॉन्ड बन के तैयार हो गया। तो ये आपका आयनिक, और अपनी बुक भी आप निकाल लें, NCERT की बुक निकाल के उसके साथ में पढ़ते चलें। अब आप देखिए कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसकी आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है?
आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के मेन बॉन्ड होते हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट होता है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेनली 3 बॉन्ड आप अपने दिमाग में रखिए। आयनिक बॉन्ड की कंडीशन आपके सामने है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि वन ऑफ द बॉन्डेड एटम मस्ट हैव लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एक की आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डेल्टा एच आयोनाइजेशन। इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, लो वैल्यू होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। जिसकी वैल्यू कम होती है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उसी को तो मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। और मैं दूसरा पॉइंट आपको मैं दिखाता हूँ कि अदर बॉन्डेड एटम मस्ट हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ऐसे लिखते हैं, वो लार्जर नेगेटिव होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी तो इसका मतलब होता है कि दूसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। एक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, एक की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। ये एक तरह से आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस भी है, वो कंडीशंस जिन कंडीशंस में हमें पता चले कि कहाँ पर ईजिली और स्टेबल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, सॉरी। एंड थर्ड वन इज हाई लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी जो होता है टर्म, उसको देखिए हमें इस तरीके से लिख रहे हैं डेल्टा एच लैटिस, तो ये लैटिस इंथैल्पी है। अब आपको देखिए कि जो अगली जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि 3 पॉइंट, जब मैं आपको जो तीसरा पॉइंट बताया मैंने हाई लैटिस इंथैल्पी है, तो लैटिस इंथैल्पी ये होती है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है तो आपको पता है कि प्लस और माइनस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और उनको अलग करने के लिए वी नीड टू सप्लाई सम एनर्जी, तो उसी एनर्जी को हम लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग ये इसकी डेफिनेशन है, द चेंज इन इंथैल्पी, इसको जिसको डेल्टा एच बोलते हैं हम, when 1 mole of an ionic solid is completely converted into gaseous ions। जैसे मान लीजिए NaCl है आपका, इसको आपको 1 मोल लेना है, इसको आप आयंस में ब्रेक करेंगे, Na प्लस मिलेगा गैसियस, Cl माइनस मिलेगा गैसियस, और ये आपका सॉलिड है। इस प्रोसेस में जो भी आपकी वैल्यू होगी उसी को बोलेंगे हम हाई लैटिस इंथैल्पी। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि पहली कंडीशन की एक एटम की होनी चाहिए लो वैल्यू आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, दूसरे एटम की होनी चाहिए हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और तीसरी बात कि पूरे कंपाउंड की जो लैटिस इंथैल्पी है उसकी वैल्यू होनी चाहिए कम, उसकी वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ये 3 वैल्यू मैंने देखो आपके सामने लिखी है, लोअर, हाई, और इसको मैंने हाई लैटिस इंथैल्पी लिखा है। और एक मैंने आपको ये एग्जांपल भी बताया है कि 788 किलो जूल पर मोल इज़ लैटिस इंथैल्पी ऑफ NaCl। ये काफ़ी हाई वैल्यू है और इसी वजह से ये काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि सोडियम की आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माइनस हाईली नेगेटिव होती है, और इनकी लैटिस इंथैल्पी आपके सामने रखी हुई है वो हाई होती है। तो ये कंडीशंस हो गई फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर की। ये जो टर्म है बॉन्ड पैरामीटर, इसमें 4 ऐसे पैरामीटर हम लोगों को देखने हैं, इसमें कि 2 आपके सामने अभी यहाँ पर लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। एक बॉन्ड लेंथ है आपका, ये है आपका बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड की लेंथ। एक आपका ये बॉन्ड एंगल है, इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर होता है, और इसी तरीके से बॉन्ड इंथैल्पी। तो 4 हैं। 4 में पहला बॉन्ड लेंथ है। हमको पता है कि बॉन्ड लेंथ जो है इसकी डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि 2 न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, 2 न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि 2 एटम है, उनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको निकालने के लिए हम लोग जिन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उनके नाम आप लोग जान लीजिए, पूछे जा सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है,
और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड है। ये 3 मेथड यहाँ पे हैं, इनके बारे में आप पढ़ लेना। और ये जहाँ तक बात रही कि बॉन्ड लेंथ की, तो इसके लिए आपको 2 टर्म पढ़ा हुआ है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में। तो इसमें से एक कोवेलेंट रेडियस होता है, ये कोवेलेंट रेडियस है, ये जो आप देख रहे हो RC, कोवेलेंट रेडियस जो RC है ना, वो आपका है AB/2, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस AB/2। और जो वेंडर वॉल रेडियस होता है, देखो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये 2 अगल बगल के मॉलिक्यूल हैं, इनके जो 2 नियरेस्ट एटम हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका आधा। तो अगर हमें पूछा जाए कि वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है, तो RV इक्वल टू आपका होगा CB या BC/2। ठीक है, वैसे आप इसको उन वीडियोस में भी देख सकते हो, चैप्टर नंबर 3 का मैंने पूरा चैप्टर का वीडियो बना रखा है। तो ये आपका होता है बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड की लेंथ। इसको अक्सर हम लोग एंगस्ट्राम में आप लिखा हुआ पाओगे, पिकोमीटर में लिखा हुआ पाओगे, है ना, और नैनोमीटर में लिखा हुआ पाओगे। जैसा ज़रूरत होती है तो इसमें इसको मेज़र किया जाता है। अभी बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। जैसे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका BF2 है, B और F के बीच, और ये लीनियर एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो ये वाला एंगल है ये बॉन्ड एंगल, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल का मतलब होता है कि बॉन्ड के बीच, ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, जैसे ये 2 बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं है, तो इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे ये 180 हुई, इसको ऐसे कर दिया तो ये हो गया, जैसे आप और ऐसे कर दिया तो ये हो गया। तो यही होता है हमारा बॉन्ड एंगल, बहुत सरल सा टर्म है। इट इज़ द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स हैविंग BPS अराउंड द सेंट्रल एटम। देखिए BPS का मतलब होता है बॉन्ड पेयर्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है। एक डंडी जो देखते हो, मैं बार बार बताता हूँ, एक डंडी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पेयर होता है। तो ये जो देख रहे हो ये बॉन्ड पेयर है, ये एक आपका बॉन्ड पेयर है और एक आपका बॉन्ड पेयर ये है। तो ये देखिए बॉन्ड पैरामीटर में एक बॉन्ड लेंथ मैंने बता दिया और एक मैंने आपको बॉन्ड एंगल बता दिया। अब देखिए अगला है हमारा बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब, जैसे जब बॉन्ड कोई होता है, भाई बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसी में इंथैल्पी चेंज होगा और उसी इंथैल्पी चेंज को हम बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। डेफिनेशन आपके सामने है, द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल बॉन्ड इज कंप्लीटली ब्रोकन इनटू गैसियस एटम। एक मोल बॉन्ड हो, क्योंकि सारी वैल्यू ये मोल में ली जाती है, आपको पता है कि केमिस्ट्री मोलर है पूरी तरह से, तो उसमें जो भी चेंज होता है इंथैल्पी चेंज, उसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। वैसे ये टॉपिक भी आपका चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनामिक्स का है, तो उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ बातें हैं हल्की सी, ज़रा उनको याद रखिए। जैसे कि डायटॉमिक स्पीसीज़ अगर है, डायटॉमिक स्पीसीज़ का मतलब है जैसे H2, Cl2, HCl, ये डायटॉमिक है, जिनमें 2 एटम है। तो डायटॉमिक स्पीसीज़ के लिए हम लोग जो टर्म यूज़ करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी यूज़ करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। लेकिन जब डायटॉमिक से ज़्यादा कोई बड़ा एटम होगा, जैसे आप देखिए मीथेन है, अमोनिया है, H2O है, जिसमें आपको 2 से ज़्यादा एटम दिख रहे हैं, 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम की बात हो रही है। H2O में 3 एटम है, NH3 में 4 हैं, मीथेन में 5 हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा एटम दिखेंगे तो उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी यूज़ करेंगे, जो कि मीन या एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी होती है। और अगला हमारा जो टर्म है वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि 2 एटम के बीच कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, उसी को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। देखिए मैंने लिखा है, इट इज़ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। जैसे मान लीजिए H और H के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। O और O के बीच डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव का कोई मायने नहीं है।
बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 के ऊपर भी नहीं जाएगी, 3 तक रखिए आप इसको। और एक टर्म इसके बारे में ध्यान रखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर हों उनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। अब मैं F2 में आपको दिखाता हूँ। F के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इधर बनाता हूँ। F के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 9, तो 9 इंटू 2 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए F सिंगल बॉन्ड, F बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ। और O2 2 माइनस में O माइनस O माइनस, इसमें भी आप अगर देखोगे तो O के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 प्लस 8 हो गया 16। 16 के बाद 2 माइनस लगे हैं, इसके पास भी 18 हो गया। आप देख सकते हो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, F2 और O2 माइनस, और दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और उसी तरीके से नीचे आपको 3 दिख रहे हैं, इन तीनों के बॉन्ड ऑर्डर 3 हैं। आप सब पे काउंट करोगे तो ये भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लगेंगी। N2 में आप देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। N2 में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखिए, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 3 3 है, और इनके पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, सबके पास में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ये होता है। कुल मिला के चारों आपके बॉन्ड पे बेस्ड जो भी टर्म्स थे चारों, वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक में आते हैं, जो NCERT में दिया हुआ है वो है रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो चूंकि इसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए बेटर है कि मैं उस वीडियो का आपको लिंक दे दूँ। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसके बारे में डिटेल में वहाँ पे आ जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा है, बहुत चैप्टर बहुत लंबा है, तो इसको आप उससे पढ़ लीजिएगा। अगला जो हमारा इसमें आर्टिकल है वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि किसी भी बॉन्ड में प्लस माइनस आना। जैसे आप देखिए HCl एक का आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, फिर भी इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और यही प्लस माइनस जो आता है, दैट इज़ द कॉज ऑफ पोलैरिटी, इट इज़ कॉल्ड पोलैरिटी। तो पोलैरिटी को क्लियर करने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा एक टर्म जिसको कहते हैं डाइपोल। डाई माने होता है दो, पोल माने किनारे हो गए आपका। तो अभी आप देखो कि इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं कि ये दो हैं, आपको ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए, एक अगर प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है। इसी सिस्टम को बोलते हैं, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं डाइपोल। अब डाइपोल की जो ताकत होती है उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये हमारा टर्म डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट जो है सिंपली प्रोडक्ट होता है Q और R का, Q और R का प्रोडक्ट होता है। Q जो होता है वो चार्ज होता है, Q चार्ज होता है, और R जो होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, जिसको बेटर है कि हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बुलाएं। अभी मैंने आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया था, म्यू इक्वल टू है Q इंटू R। Q जो होता है हमारा वो चार्ज होता है, जैसे ये आपको चार्ज दिख रहा है, और R होता है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई या बॉन्डेड एटम्स, उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो डिवाई होता है। डिवाई साइंटिस्ट है, उनका नाम है, और उन्हीं के नाम पे ये टर्म कैपिटल D बनता है। एक डिवाई 3.34 इंटू 10 की पावर -30, ये cm जो है ये सेंटीमीटर नहीं है, C का मतलब यहाँ पर है कूलम, और m का मतलब है मीटर। तो ये कूलम मीटर इसका आपका जो है सीधा सीधा देखिए इसका यूनिट है, क्योंकि Q का यूनिट देखिए, और फिर उसके बाद R का यूनिट देखिए, Q का यूनिट कूलम और R का यूनिट है यहाँ पर मीटर।
देखिए ये जो कूलम मीटर है ये इसका यूनिट हो गया म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। ठीक है, अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ बनाया, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पीछे से कट कर दिया जाता है, और ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव बोला जाता है। एंड द कन्वेंशन इज जस्ट रिवर्स दैट इज इन केस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट में उल्टा होता है, माइनस से प्लस की तरफ, यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ होता है, एरो बनाया जाता है और पीछे से कट किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये HCl होता तो यहाँ पर जैसे ये हमारा प्लस डेल्टा है और ये हमारा माइनस डेल्टा है, तो ये आपका एक वेक्टर होगा और इधर प्लस से माइनस की तरफ आपको ये बनाया जाएगा। आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे तो क्या करोगे, तो एक से ज़्यादा बॉन्ड में हम ये करेंगे कि हम इसमें जैसे मान लीजिए हमने बनाया BF2 का ये हमने बना लिया। BF2 में देखिए आप ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो प्लस माइनस होगा, और ऐसे ही इधर भी होगा। तो एक आपका देखिए वेक्टर ये बनेगा प्लस से माइनस की तरफ, एक बॉन्ड से रिलेटेड एक डाइपोल बनेगा, डाइपोल मोमेंट, और फिर नीचे आप देखिए इधर से बनेगा। चूँकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है म्यू नेट की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड हो तो म्यू नेट, अगर एक बॉन्ड हो तो म्यू, अगर एक से ज़्यादा हो तो अब जैसे इसमें म्यू नेट 0 है, लेकिन इसमें म्यू नेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। हालांकि यहाँ पर सिर्फ म्यू ही चल रहा है, नेट लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जनरली अभी हम लोग म्यू नेट ही लिखेंगे। अब मान लीजिए जैसे हमारा BF3 हो गया, ये देखिए BF3 ऐसे बनता है मॉलिक्यूल। अभी क्या हुआ, एक वेक्टर प्लस से माइनस ये बना, एक वेक्टर प्लस से माइनस ये बना, एक वेक्टर प्लस से माइनस ये बना। अब हमको सिर्फ इसमें थोड़ी सी फिजिक्स लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी वेक्टर एनालिसिस आपको इस पे लगानी पड़ेगी डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए। तो जैसे आप मान लीजिए कि ये वाला एक वेक्टर जो आपको दिख रहा है, ये वाला वेक्टर, और एक आपको ये वाला वेक्टर दिख रहा है, तो क्या है कि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दें हम, तो आप देख सकते हो कि ये इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट है। अब ये जो रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, मैं देखिए उसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इन दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट ये बन रहा है नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका भी जो म्यू नेट होगा वो आपको 0 मिलेगा। म्यू नेट 0 का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। म्यू नेट 0 का मतलब होता है मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और इसका म्यू नेट 0 है। ऐसे करके आप किसी का भी इसमें निकाल सकते हो, जितने भी बनेंगे वो इसी तरीके से बनेंगे, और वेक्टर हमेशा हम प्लस से माइनस की तरफ लेकर के चलेंगे, इस बात का आप ख्याल ज़रूर रखें। अब चलिए अब आ जाते हैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में। इस वीडियो के लास्ट हिस्से में देखिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और पहली बात उनके बारे में मैंने लिखा है इन लास्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट 3। टोटल 3 पार्ट है, तो तीसरे पार्ट में ये बनाएंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी बनाऊंगा मैं। एक वेस्पर थ्योरी है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, एक हाइब्रिडाइजेशन है और एक MOT है। अगर पूरे एक सिंगल पार्ट में पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर एक आध का मैं उसमें लिंक शेयर करूंगा और उसको बनाऊंगा, लेकिन ये आखिरी पार्ट में होगा। और अब मैं यहाँ पर लास्ट जो इनके टॉपिक के बाद अगर आप NCERT में देखोगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरीके का सिंबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए डॉटेड लाइन हम यूज़ करते हैं। ये सिंबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, डॉटेड लाइन। बेसिकली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आज की दुनिया में लोगों का फेवरेट जो फ़ोन है वो है आईफोन, लेकिन कुदरत का जो फेवरेट फ़ोन है वो है H फ़ोन। हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वो H फ़ोन कहलाता है।
हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर ये मैंने देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है। द अट्रैक्टिव फोर्स, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 3 लिखे गए हैं, FON ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको आप याद कर लीजिए। और ये मैंने तीनों बना के दिखा दिए हैं आपको, H और F के बीच, H और O के बीच, H और N के बीच। सिंबल क्या होगा इसका? सिंबल ये डॉटेड लाइन होगा। और टाइप्स इसकी क्या होगी? तो ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरे होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जो 2 मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के 2 हिस्से में बॉन्डिंग होती है विद इन अ मॉलिक्यूल। अगर 2 मॉलिक्यूल को जोड़े तो वो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर, और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो तो वो हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर। दोनों की प्रॉपर्टीज़ एकदम अलग हो जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जैसे देखिए आप, ये HF है, ये दूसरा HF है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का अगर आप सैंपल लोगे, किसी भी मॉलिक्यूल का लोगे, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे अगल बगल। जैसे ये आपके अगल बगल ये हैं। अभी क्या है, यहाँ पर प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है। अब इस प्लस से इस माइनस की बॉन्डिंग होगी। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नंबर 1 पर होता है। तीनों एलिमेंट की काफ़ी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। या आप वाटर बना सकते हो, देखिए वाटर है एक, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। आप देख सकते हो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? किसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं? इंटरमॉलिक्यूलर के। तो देखिए इससे क्या होता है कि एक तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये इसका एक असर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में असर पड़ता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क पड़ता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक छाया रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर वाली। और जब इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर में मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये आपका देखिए OH हुआ, ये आपका NO2 हुआ, ये देखिए आपका अभी क्या हुआ कि इसके बीच बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का परिणाम क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो आप ध्यान रखना कि जस्ट रिवर्स, सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगर इसमें इंक्रीज हो जाती है तो उसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर इसमें इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसमें डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।